कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं टेली ERP9 कि टेली ERP9 सॉफ्टवेयर जो होता है आज के टाइम पे अपन देखते हैं कि कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है और कंप्यूटर के अंदर अकाउंट्स यानी कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को मेंटेन करने के लिए ही किसका यूज किया जाता है, टेली सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि अपन टेली सॉफ्टवेयर जो होता है उनके अंदर बिजनेस से रिलेटेड यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया जैसे किसी को पेमेंट करना या किसी को रिसिप्ट करना या फिर अपन को परचेज करना होता है या फिर अपन को सेल्स करना होता है। तो इन सभी प्रोसेस को, इन सभी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए ही अपन किसका यूज करते हैं, टेली सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब टेली सॉफ्टवेयर जो था उसके अंदर क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि टेली सॉफ्टवेयर से पहले किसका किया जाता था या फिर टेली सॉफ्टवेयर जो आया था वो तो अपना 1982 के अंदर यूज हुआ था, 1982 के अंदर यूज किया गया था। तो क्या 1982 से पहले ट्रांजैक्शन मेंटेन नहीं होते थे क्या? क्यों? क्योंकि बिजनेस तो पहले भी मेंटेन किया जाता था। तो पहले जो बिजनेस मेंटेन होता था या फिर जो ट्रांजैक्शंस मेंटेन होते थे वो यूज होते थे किसके अंदर, बुक्स के अंदर। और जो ट्रांजैक्शंस मेंटेन करने के लिए जो बुक यूज की जाती थी उन बुक को बोला जाता था क्या, बही खाता। अब बही खाता जो होता था वो क्या होती थी, बुक्स रखी जाती थी अलग अलग प्रकार की, सेल्स के लिए अलग बुक होती थी, परचेज के लिए अलग बुक होती थी, रिसिप्ट के लिए अलग होती थी, पेमेंट के लिए अलग बुक होती थी। मतलब अलग अलग प्रकार की बुक्स के अंदर ही क्या किया जाता था, इसका डाटा मेंटेन किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब बुक्स के अंदर काम होता था तो टेली सॉफ्टवेयर का यूज क्यों किया गया, क्योंकि टेली जो था वो कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है और कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कभी भी डैमेज हो सकती है, यानी इसका डाटा कभी भी करप्ट हो सकता था। ठीक है, इसी के लिए यानी इसलिए अपन बही खाता का यूज करते थे। क्यों? क्योंकि एक एविडेंस के रूप में, एक प्रूफ के रूप में अपने पास में डाटा मेंटेन हमेशा रहता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि बुक्स जो होती थी यानी कि टेली सॉफ्टवेयर और बुक्स के अंदर फिर डिफरेंस किस चीज का हुआ। देखो, बुक्स और टेली के अंदर डिफरेंस ये था कि बुक्स के अंदर जब काम करते थे तो उसके अंदर कई प्रकार की एरर्स आती थी, कई प्रकार की अपन को एरर्स का सामना करना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि सपोज देन अपन ने किसी बंदे को, किसी कस्टमर को 500 रुपए का जो स्टॉक था वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। 500 रुपए का स्टॉक क्या किया, अपन ने सेल किया। बट उस बंदे ने अपन को ये बोला कि आप 500 रुपए जो है वो किस में लिख दीजिए, केस में लिख दीजिए, मैं आपको पैसा जो है वो कुछ ही देर में यानी घर जाकर के मैं आपको वापस से पैसे भिजवा दूंगा। तो अपन ने क्या कर दिया, उस 500 रुपए को किस में लिख दिया, कैश में लिख दिया। और बिजनेस का रूल बोलता है कि अगर आपने पैसा कैश में लिख दिया इसका मतलब पैसा आपके पास में आ चुका है, बट अभी तक अपने पास में पैसा नहीं आया है। और बंदा क्या किया, 6 महीने बाद में या फिर 7 मंथ बाद में अपने पास में आता है और वो अपन को 500 रुपए जब रिफंड करता है तो अपन ने 500 रुपए को वापस से किस में लिखा, कैश के रूप में लिख दिया। इसका मतलब कैश का टोटल कितना आ रहा है अपने पास में, 1000, बट अपने पास में पैसा कितना आया, 500 रुपए। ये लोग हो गई ना एरर। तो इन प्रकार की एरर के लिए या फिर सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं कि बिजनेस जो होता है, बिजनेस कभी भी कैश के अंदर नहीं होता। हाँ, नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं वो कैश में किए जाते हैं। बड़े जो बिजनेस होते हैं जहां पर अमाउंट जो होती है वो अमाउंट ज्यादा होती है, जैसे मान लो कि 5 लाख आ गया या फिर 6 लाख का स्टॉक आ गया अपने पास में, ये जो बिजनेस होते हैं मार्केट के अंदर ये एक साथ कैश में नहीं किए जाते हैं। कुछ पैसा होता है जो पहले दिया जाता है और कुछ पैसा होता है जो जैसे जैसे माल की स्टॉक की ये बिक्री होती है उसके साथ में पैसा चुकाया जाता है। तो अब जो बिजनेस होता है, मान लीजिए अपन ने किसी को 5 लाख रुपए का माल सेल कर दिया और बंदे ने धीरे धीरे करके अपन को पैसा चुकाया है, लेकिन 2 ईयर बाद में, 2 साल बाद में बंदा अपने पास में आता है और अपन को बोलता है कि हाँ साहब मेरा हिसाब जो था वो आप मेरे को बता दीजिए। अब यही पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बुक्स जो थी वो हर साल नहीं रखी जाती है, क्योंकि अपन को पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। तो हर साल जो बुक होती है वो नहीं रखी जाती है। अब पहले तो ये देखो कि बंदे ने स्टॉक कब खरीदा, 2 साल पहले खरीदा। 2 साल पहले की बुक्स कहां रखी हुई है, कौन सी बुक में इसका स्टॉक लिखा हुआ है, कौन से पेज में स्टॉक रखा हुआ है। कहने का मतलब है डाटा फाइंड आउट। डाटा को फाइंड आउट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स को रखने के लिए यानी इन सभी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए किसका किया गया था,
टेली सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि टेली के अंदर ओनली फॉर कस्टमर का नाम लिखा रहता है और कस्टमर का नाम लिखते उसकी पूरी डिटेल्स अपने सामने शो कर देता है। ओके, अब देखो अपन बात करते हैं टेली सॉफ्टवेयर और बुक्स की। ठीक है, देखो टेली जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर सीखना सबसे आसान होता है, लेकिन उसके लिए अपन को जरूरत होता है अकाउंट्स का आना, यानी अकाउंट्स के अंदर अपन को हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस अपन को मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि टेली के अंदर ट्रांजैक्शन ही सबसे बड़ी बात होती है। देखो यहां पे अपन बात करते हैं टेली की और यहां पे अपन बात करते हैं बुक्स की, यानी कि बही खाता। देखो बही खाता यानी बुक्स के अंदर सबसे पहले अपन को क्या बनाना पड़ता है? सबसे पहले अपन को बनानी पड़ती है इसके अंदर बुक, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं क्या? जनरल बुक। यानी कि जनरल बुक को अपन बोलते हैं रोजनामचा, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, चाहे वो सेल्स का ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो परचेज का हो, चाहे वो पेमेंट का हो, चाहे वो रिसिप्ट का हो, या फिर अदर जो भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर किए जाते हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? जनरल बुक का यूज करते हैं। जनरल बुक के बाद में और भी बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सपोज देन जैसे लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, यानी सभी के लिए अलग अलग बुक्स बनाई जाती है। उसके बाद में अपन को ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस के बाद में अपन को बैलेंस शीट भी क्रिएट करनी पड़ती है। बैलेंस शीट के बाद में अपन को फाइनल अकाउंट जिसको बोलते हैं अपन क्या? P&L अकाउंट, यानी कि जिसके अंदर अपन को ये पता लग जाता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। इन सब के लिए बनाने के लिए अपन किसका करते थे? बुक्स का। बट टेली के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। टेली में ओनली फॉर अपन को क्या बनानी पड़ती है? जनरल बुक। अगर आपने जनरल बुक बना दी तो बाकी का काम जो होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए टेली सॉफ्टवेयर को क्या हो जाता है? एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें अपन को ध्यान में रखनी है क्या? कि नंबर 1 टेली, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। नंबर 2 टेली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और नंबर 3 टेली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। तो टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसका तो अपन को पता लगा है। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स का काम किया जाता है इसलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नंबर 2 टेली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जिस बंदे को जरूरत होती है तभी इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, यानी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना कोई इसको कंपलसरी नहीं। अगर अकाउंट्स का काम करना है तो इसको यूज करें, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना। नंबर 3 टेली ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। ऑटोमेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेली के अंदर ओनली फॉर अपन को जनरल एंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, बाकी के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक इसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये तीन चीजें अपन को टेली के बारे में पता होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं आगे कि टेली सॉफ्टवेयर अगर आपको सीखना है तो इसके लिए अपन को पता होना चाहिए अकाउंट्स का। तो चलो अपन अकाउंट्स देख लेते हैं पहले। टेक्निकल टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स के वो वर्ड्स जो अपन को पता होने चाहिए या फिर जो टेली के अंदर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अकाउंट्स की, कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स नॉर्मल सबको पता है क्या? खाता। बट खाता होता क्या है? अपन नॉर्मल बोलते हैं अपना बैंक के अंदर अपना खाता है या फिर उस दुकान पे उस शॉप पे अपना खाता होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि उस बैंक वाले ने या फिर उस दुकान वाले ने अपने नाम से एक बुक जो है वो रजिस्टर्ड कर रखी है। उस बुक के अंदर एक पेज है जिसको अपने नाम से उसने रजिस्टर्ड कर रखा है, यानी कि जो भी अपन लेन देन करेंगे, जो भी अपन ट्रांजेक्शन करेंगे, वो बंदा अपना ट्रांजेक्शन क्या कर देता है? उस पेज के अंदर लिख देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? खाता। यानी कि अपन बोलते हैं उस दुकान पे अपना खाता है, मतलब उस दुकान वाले ने एक बुक के अंदर एक पेज अपने नाम से रजिस्टर्ड कर रखा है। नंबर 2 अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, यानी कि अकाउंट्स को बनाने की प्रोसेस, अकाउंट्स को लिखने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। नंबर 3 अपन बात करते हैं किसकी? लेजर्स की। लेजर्स का मतलब होता है प्रत्येक ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब सेल्स का अलग से लेजर बनाया जाता है, परचेज का अलग से लेजर बनाया जाता है, पेमेंट का अलग से बनाया जाता है, रिसिप्ट का अलग से बनाया जाता है। कहने का मतलब हो गया अलग अलग बुक्स को बनाना। जैसे एक स्टूडेंट जो होता है वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी क्लास के अंदर जो भी होमवर्क होता है वो किसमें करता है? रफ नोटबुक
नोटबुक में करता है, लेकिन घर आने के बाद में क्या करता है, वो हिंदी का काम हिंदी में करता है, इंग्लिश का काम इंग्लिश में करता है। सेम उसी प्रकार से लेजर होता है कि सुबह से लेकर शाम तक सारे ट्रांजेक्शन दुकानदार एक ही नोटबुक में एक ही पेज में लिखता है, लेकिन जैसे शाम होती है शाम को क्या करता है, जितना पेमेंट किया उसको पेमेंट की बुक में लिखेगा, जितना सेल्स किया उसको सेल्स की बुक में करेगा। तो अलग अलग प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, लेजर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी इसके अंदर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकम की। इनकम नाम से पता लग रहा है आय। कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है, किसके लिए करता है, इनकम के लिए करता है। अब इनकम होती क्या है, देखो इनकम यानी आय। मान लीजिए आपके पास में एक वस्तु है जो कितने रुपए की है, 500 रुपए की। आपने उसको कितने में सेल किया, 700 रुपए में। तो इनकम कितने रुपए की हुई, 500 रुपए की अपने पास में स्टॉक था, 500 रुपए की कोई वस्तु थी अपने पास में, उसको अपने सेल कर दिया कितने रुपए में, 700 रुपए में। तो इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो इनकम कितने रुपए की हुई, इनकम हुई यहां पे कितने रुपए की, 700 रुपए की। बट कई स्टूडेंट सोचेंगे इनकम तो 200 रुपए की हो रही है। वो इनकम नहीं है, वो प्रॉफिट है। क्योंकि इनकम जो होता है, इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम। यानी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट दोनों मिलाकर के क्या बनता है, इनकम बनती है। ठीक है, ठीक है। तो इनकम समझ में आ गया क्या होता है कि एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम। अब देखो इनकम जो होती है वो मोस्टली दो प्रकार की होती है। नंबर एक आता है डायरेक्ट इनकम, जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष आय। और नंबर सेकंड जो आती है वो आती है इनडायरेक्ट इनकम यानी अप्रत्यक्ष आय। तो आय जो होती है, इनकम जो होती है, दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम केवल एक बात ध्यान में रख लो कि ऐसी इनकम यानी ऐसी आय जो मेहनत या मजदूरी करके प्राप्त की जाती है। ऐसी आय जो मेहनत या मजदूरी करके प्राप्त की जाती है वही क्या कहलाती है, डायरेक्ट इनकम कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे अपन बात करते हैं वेजेज, कार्टेज, सैलरी, ये जो इनकम होती है वो डायरेक्ट होती है। क्यों, क्योंकि वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। अगर कोई बंदा सुबह से लेकर शाम तक अगर काम करेगा तो ही उसको मजदूरी मिलेगी, अदरवाइज उसको मजदूरी नहीं मिलती है। कार्टेज, अगर कोई बंदा गाड़ी चलाएगा, ठीक है, तो गाड़ी अगर पूरे दिन धोएगा तो ही उसको पेमेंट मिलेगा, कार्टेज डायरेक्ट इनकम है। सैलरी, सुबह से लेकर शाम तक अगर किसी कंपनी में या किसी दुकान में अगर बंदा जॉब करता है तो ही उसको सैलरी मिलेगी। तो मेहनत या मजदूरी करके जो इनकम आती है वही क्या कहलाती है, डायरेक्ट इनकम कहलाती है। आगे समझ में इतना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम की। इनडायरेक्ट इनकम यानी अप्रत्यक्ष आय। ये डायरेक्ट इनकम के वर्सेटाइल होती है, मतलब विपरीत काम करती है कि डायरेक्ट इनकम मेहनत मजदूरी करके कमाई जाती है और ये आय बिना किसी मेहनत के प्राप्त हो जाती है। यानी बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई मजदूरी किए अपन को ये इनकम प्राप्त हो जाती है, वो कहलाती है इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जांपल जैसे, अब ऐसी इनकम कौन सी होती है जो बिना मेहनत के अपन को प्राप्त हो जाती है, जैसे रेंट, घर पे एक रूम किराए पे दे दिया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मंथली पेमेंट आता है अपने पास में। कमीशन प्राप्त हो जाता है अपन को। ब्रोकरेज, दलाली अपन को प्राप्त हो जाती है, या फिर इंटरेस्ट, ब्याज का पैसा आता है मंथली। तो इन कामों के लिए कोई अपन को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत के अपने पास में पैसा जो होता है वो प्राप्त होता रहता है। तो ये जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है,
अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। तो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी रेंट को अगर अपन ने इनडायरेक्ट होता है, अगर इसको अपन ने डायरेक्ट बना दिया तो पूरे ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो गलत बन जाते हैं। जो भी बुक्स बनाएंगे वो सारी क्या बनेगी? गलत बनेगी। मतलब कंपनी को प्रॉफिट होते हुए भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है। और अपन को पता है कि बिजनेस के अंदर 0.001 रुपए का प्रॉफिट जो होता है वो भी कंपनी को करोड़ों का इनकम करा सकता है, और 0.001 का जो लॉस होता है वो भी कंपनी को घाटे में ला सकता है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कभी देखा आपने पेट्रोल 15 रुपए सस्ता हुआ हो, 20 रुपए बढ़ा हो? नहीं बढ़ता, 25 पैसे या फिर 15 पैसे बढ़ता है। अब आपने सोचा होगा यार 15 पैसे बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ेगा, अपने लिए 15 पैसा है, लेकिन कंपनी के लिए देखो आप 15 पैसा, एक बंदे से 15 पैसा एक्स्ट्रा जाएगा तो करोड़ों कितना जाएगा? करोड़ों अरबों के अंदर प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? वही चीज है कि अपन को जो भी इनकम होती है वो अपन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार से डिवाइड करनी पड़ती है। इनकम के बाद में अपन बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस यानी खर्चे। बिजनेस में अगर पैसा कमाना है, बिजनेस में अगर तुमको इनकम करनी है तो इनकम करने के लिए एक्सपेंसेस करना ही करना पड़ेगा। 7 रुपए अगर आपको कमाना है तो 5 रुपए आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बिना एक्सपेंसेस के प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। ठीक है। अब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी सेम इनकम की तरह दो ही प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है कौन सा? डायरेक्ट, और नंबर 2 होता है वो होता है इनडायरेक्ट। दो ही प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चे। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अपन एक डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। अपन को पता है बिजनेस जो होता है वो 4 कैटेगरी में किया जाता है हमेशा। सबसे पहले क्या होता है अपने पास में? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। जो भी कच्चा माल होता है कहां भेजा जाता है? गोडाउन में या फिर कंपनी वगैरह में। कंपनी में ये माल तैयार होता है, फिर कहां पे आता है? मार्केट में, और मार्केट से ये माल कहां चला जाता है? कस्टमर के पास। बीच में और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे वेंडर भी होता है, रिटेलर भी होता है। ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोसेस की अपन बात करते हैं तो 4 ही प्रोसेस के अंदर बिजनेस किया जाता है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल खरीदा जाता है। कच्चे माल को कहां में जाता है? गोडाउन या कंपनी के अंदर, जहां पे वो माल तैयार होता है। तैयार होने के बाद कहां आता है? मार्केट में। मार्केट से कहां चला जाता है? वो कस्टमर के पास में। तो इतना ध्यान रखो कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के जब तक वो माल कहां पे तैयार नहीं हो जाता, कंपनी या गोडाउन में तैयार नहीं हो जाता, तब तक ये सारे खर्चे कौन से होंगे? डायरेक्ट। कहने का मतलब एक ही बात ध्यान में रखो कि माल को बनाने से संबंधित खर्चे, माल को बनाने से संबंधित जो खर्चे होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? डायरेक्ट। यहां से मार्केट से लेकर के जब तक वो माल कस्टमर के पास में नहीं पहुंच जाता है तब तक जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे खर्चे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि इसके लिए भी एक बात ध्यान में रखो कि माल को बेचने से संबंधित, माल को बेचने से संबंधित, यानी माल को खरीदने से संबंधित डायरेक्ट, माल को बेचने से संबंधित इनडायरेक्ट। एग्जांपल देखते हैं अपन उनके। देखें सबसे पहले अपन देखते हैं डायरेक्ट के। तो डायरेक्ट एक्सपेंस अपन ने बोला था कि माल को बनाने से संबंधित। अब माल को बनाने से संबंधित खर्चे कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, मतलब रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल खरीद लिया, इसको पक्के माल में तैयार करना पड़ेगा, या फिर रॉ मटेरियल को अपन को कंपनी या गोडाउन में ले जाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कोई गाड़ी वगैरह अपन को यूज करनी पड़ेगी, यानी कि कैरिज इनवर्ड। ध्यान रखना, कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड दो खर्चे होते हैं। कैरिज इनवर्ड हमेशा डायरेक्ट कैटेगरी में होता है और कैरिज आउटवर्ड हमेशा इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आता है। नंबर 3, रॉ मटेरियल कच्चे माल से काम नहीं चलने वाला, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ अपन को मटेरियल इसके अंदर मिलाना पड़ेगा, यानी कि अदर मटेरियल। बनाना भी पड़ेगा, प्रोडक्शन। बनाएगा कौन?
एम्प्लॉय सैलरी यानी एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय काम करेंगे, साथ में काम कौन करेगा? मशीन, तो मशीनरी एक्सपेंसेस कहां से चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे यानी कि अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? डायरेक्ट। बट एक चीज का ध्यान रखना कि टैक्स जो भी होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब जो भी टैक्स होते हैं, जीएसटी मान लो, टीडीएस मान लो, टीसीएस मान लो, वेट मान लो, सीएसटी मान लो, सीएस मान लो, ये सारे इनडायरेक्ट की कैटेगरी में होता है। केवल एक टैक्स ऐसा होता है जो डायरेक्ट की कैटेगरी में आता है, वो आता है कौन सा? ऑक्ट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या? चुंगी कर। ऑक्ट्री जो होता है, चुंगी कर जो होता है, वो हमेशा किसकी कैटेगरी में आएगा? डायरेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट की ओर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी अपन ने बोला था कि माल को बनाने से संबंधित, यानी माल को बेचने से रिलेटेड। अब सबसे पहली बात, माल को बेचना है, तो माल को बेचने से संबंधित खर्चे इनडायरेक्ट, तो कौन सा खर्चा होगा? सबसे पहले अपन वो लिख लेते हैं, माल को ले जाना पड़ेगा अपन को, तो कैरिज आउटवर्ड। ऑल टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारे टैक्स होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? इनडायरेक्ट। नंबर 3, और क्या चाहिए? फ्री सैंपल। क्यों? क्योंकि अपन को फ्री सैंपल अगर अपन देंगे तो ही अपना माल जो होता है वो सेल आउट होगा। क्योंकि अपन देखते हैं कि मार्केट में अगर अपन जाते हैं तो कोई भी चीज अगर अपन खरीदते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? उसको अपन थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। अब बंदे ने खरीदा नहीं और सुबह से लेकर शाम तक क्या करते रहे लोग? टेस्ट करते रहे। टेस्ट करेंगे तो अगले का तो कम होगा ना स्टॉक, और अगले का अगर कम होगा तो खर्चा लगा, अगले के खर्चा लगा तो कौन सा खर्चा हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। नंबर 4 मोस्ट जो आता है वो कौन सा आता है? वो आता है क्या? एडवर्टाइजमेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को बेचने के लिए पहले लोगों के सामने उस चीज का आना बहुत जरूरी है। मतलब एडवर्टाइजमेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट होगा तो लोगों के उस चीज के बारे में, उस स्टॉक के बारे में पता लगेगा, और पता लगेगा तो लोग फिर उस चीज को खरीदेंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट हो गया। इसके अलावा और कौन से खर्चे होते हैं माल को बेचने से संबंधित? माल को बेचने से संबंधित खर्चा आता है। इसके अलावा और क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? माल बिकेगा नहीं अपना। तो डिस्काउंट होता है वो भी किसकी कैटेगरी में आता है? इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आता है। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे मान लो कि लॉस बाय फायर, आग से माल नष्ट हो गया, इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आता है। लॉस बाय फ्लड, बाढ़ या पानी से माल नष्ट हो गया। लॉस बाय थेफ्ट, माल चोरी हो गया, माल को अपन ने क्या कर दिया? डोनेशन में दे दिया, दान में दे दिया, चैरिटी अपन ने दे दी। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में ही आते हैं। आ गया समझ में इतना? ठीक है, ठीक है। तो इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? अब अपन बात करते हैं चलो डेब्टर्स की। देखो दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक होता है डेब्टर्स और एक होता है क्रेडिटर्स। डेब्टर्स एक ध्यान में रख लो, देने वाला। जो कोई भी वस्तु या केस जो अपन को देने वाला होता है, क्योंकि अपन को होता है पार्टी हमेशा दो प्रकार की होती है, या तो लेने वाली होती है या फिर देने वाली होती है। तो जो देने वाली पार्टी होती है वो हमेशा क्या किसकी कैटेगरी में आएगी? डेब्टर्स। और क्रेडिटर्स हो गया लेने वाला, यानी जो लेने वाली पार्टी होती है वो हमेशा क्या होगी? क्रेडिटर्स होगी, यानी डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। आया समझ में इतना? ठीक है, बाकी का अपन टॉपिक जो होगी वो कल देखेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।